सो 11th स्टैंडर्ड ओसीएम में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वाला टॉपिक बड़ा ही वंडरफुल टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना एंड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लिंक करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आ जाओ यार। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स के अगर मैं टोटल कर दूँ, सम अप कर दूँ, तो वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाएगा। कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं, कुछ सोशल एनवायरनमेंट है, कुछ लीगल एनवायरनमेंट है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आप सभी लोग जानते हो आज से कुछ समय पहले कोविड की मारामारी चल रही थी सारी दुनिया में, है ना। कोविड-19, ओमिक्रॉन, ये डेल्टा, अलग अलग वेरिएंट, तो इस चक्कर में लॉकडाउन लग गया था और धारा 144 लग गई थी, राइट। सेक्शन 144 लागू हो गया था और काफ़ी सारे बिजनेस बंद, सिर्फ मेडिकल वाली लाइन शुरू थी और काफ़ी सारे बिजनेस बंद कर दिए थे। तो जैसे कोई होटल लाइन वाला है ना, किसी का होटलिंग का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा घर है, टूरिज़्म है, तो ये सारे बिजनेस के ऊपर उस धारा 144 का इम्पैक्ट हुआ। तो धारा 144 लगी मतलब लीगल एनवायरनमेंट का उस बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ और वो बिज़नेस कुछ समय के लिए बंद हो गए, राइट। मेडिकल इंडस्ट्री अच्छी चल रही थी तो ये लीगल एनवायरनमेंट का मेडिकल इंडस्ट्री पे अच्छा इम्पैक्ट हुआ और टूरिज़्म, रेस्टोरेंट लाइन, होटलिंग, इसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट हुआ, काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो गए। उसके बाद पहले धोती चलती थी, कुर्ता पैजामा चलता था, उसके बाद जीन्स आया, वेस्टर्न कल्चर आया, तो सोशल एनवायरनमेंट का काफ़ी सारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो गया। वेस्टर्न कल्चर वाले जो कपड़े, क्लॉथिंग की जो दुकानें हैं वो अच्छी चलने लगी क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हुआ और जो धोती कुर्ता बेचते थे उनका बिजनेस ठप हो गया। तो आपके बिजनेस के अंदर में अगर आपको काफ़ी डिसीजंस लेना है, बिजनेस बढ़ाना नहीं बढ़ाना, तो आपको आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है उन सारे फैक्टर्स का स्टडी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी है बेटा। यस और नो। सो ये बात समझ आए। हम लोग इस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो जब कभी भी मैं कोई बिजनेस की बात करूं तो उस बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी फैक्टर्स है उन सारे फैक्टर्स का स्टडी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी होता है। अच्छे से ध्यान देना बेटा सब लोग। दिस साइड सी सरीश मतारी ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स, जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके कंट्रोल में है। जैसे आपके बिजनेस का वर्किंग कल्चर आपके कंट्रोल में है, इंटरनल फैक्टर हुआ ये। आपके बिजनेस के अंदर में जो भी रिसोर्सेस है इंटरनल फैक्टर्स है। आपकी एचआर पॉलिसी भी इंटरनल फैक्टर्स है। आपके बिजनेस के अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल फैक्टर्स है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, उन्हें हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। बीजेपी की सरकार आ गई तो कुछ बिजनेस ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, कांग्रेस की सरकार आ गई कुछ बिजनेस के अंदर में तकलीफें हो रही है, धारा 144 लग गई, कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, मेडिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, लीगल फैक्टर्स है, ये काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो सारे फैक्टर्स की टोटल कर दूँ तो मुझे मिल जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ क्यों रहे हम लोग, क्योंकि जब तक आप आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी नहीं करोगे आप आपके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पे नहीं लेके जा सकते। सो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें, ऑल द फैक्टर्स विच सराउंड द बिजनेस एंड अफेक्ट इट, जो आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं और आपके बिजनेस के सराउंडिंग में। दिस फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस, बिल्कुल सही है। सम ऑफ देम कैन बी कंट्रोल्ड, और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ एलिमेंट्स है जैसे स्ट्रेंथ, आपके बिजनेस की वीकनेस, आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ, आपका इंटरनल पावर, रिलेशनशिप विद द कस्टमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबल ट्रेंड, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। यस और नो। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी आपको करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपके बिजनेस को, आपके धंधे को आसमान की बुलंदियों पे ले जाना है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा पागल ही इंसान रहेगा जो कोविड के समय बोलेगा कि मुझे होटल डालना है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट करना है,
कोई बोलेगा क्या? नो, क्योंकि उस समय एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर लीगल फैक्टर क्या चल रहा था, धारा 144। हम लोग जब भी कोई बिजनेस डालते हैं या हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने की बात करते हैं तो हम लोग हमारे इर्द गिर्द, बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है उनका स्टडी करते हैं, और उसी के स्टडी को बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी बोलते हैं बेटा। यस और नो? सो बगैर बिजनेस एनवायरमेंट के कोई भी धंधा ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए देखो, बड़े लोग कहते हैं ना कि कोविड है अभी, रुक जा, होटल इंडस्ट्री मत डाल, होटल मत डाल, रेस्टोरेंट मत डाल, टूरिज्म इंडस्ट्री मत डाल। यस और नो? फिजिकल क्लासेस मत चालू कर, ऑनलाइन क्लास कर, ऑनलाइन धंधा कर, मेडिकल शॉप डाल। यस और नो? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करने के बाद ही आप ये डिसीजंस ले सकते हो, और उसके स्टडी के बगैर जो भी धंधा करता है उसका धंधा डेफिनेटली नीचे जाने वाला है। सो बिजनेस का एनवायरनमेंट यानी बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है वो सब मिलके बनता है बिजनेस का एनवायरनमेंट। बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है और वो फैक्टर्स भी आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। These internal and external factors provides threats and opportunities to the firm। अब इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई। कोरोना की वजह से ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी आई, कोरोना की वजह से मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर को थ्रेट आ गया, बंद हो गए, कोरोना की वजह से अपॉर्चुनिटी आई, ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे बढ़ गए। यस और नो? तो ये इंट्रोडक्शन था बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? यस और नो? एनीबॉडी? चलो बेटा, कौन ट्राई कर सकता है? सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेना बेटा, आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है उनका स्टडी यानी बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी। और इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता देता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है। आपको समझ में आएगा कोविड के समय भैया फिजिकल धंधा मत करो, ऑनलाइन करो, अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन में ज़्यादा है, फिजिकल बिजनेस में थ्रेट है। यस और नो? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। विद द हेल्प्स हम लोग काफ़ी सारे डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। सो पहला वाला हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना जरूरी है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? हम लोग 11th स्टैंडर्ड OCM में बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बिजनेस के इर्द गिर्द जो फैक्टर्स है उनका स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं, हमें कंटिन्यूअसली समझ में आता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। पहले दाल चावल बिकता था, उसके बाद मोमोज बिकना शुरू हो गया, उसके बाद पास्ता पिज्ज़ा बिकना शुरू हो गया। हमें समझ में आएगा कल्चर किधर जा रहा है, एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसलिए उस हिसाब से हम लोग समय के साथ साथ हम अपने आप को भी बदलेंगे। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, अदरवाइज यू विल एंड। यस और नो? सो ट्रेंड के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, समझना होगा। सो कंटिन्यूअस लर्निंग। So in the changing environment, managers are motivated to update their knowledge and skills। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। देन मीटिंग कंपटीशन, इट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द वीकनेस एंड मेक स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। यस और नो? ये भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम लोग हमारे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोगों को ऑनलाइन में ज़्यादा काम करना है, आजकल ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑफलाइन कम हो रहा है। तो उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के काम कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इमेज बिल्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा आज के डेट में सब लोग ब्रांडेड चीज़ें ही लेते हैं, हमें हमारी इमेज बढ़ाना पड़ेगा, इमेज बिल्डिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द फर्म बाय शोइंग द सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसे चेंज हुआ हमने भी अपने आप को बदल दिया, इससे हमारी इमेज बिल्डिंग बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगा। गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, इट आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। इसीलिए इसका स्टडी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डायमेंशंस और टाइप्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस और टाइप्स, कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल के बाहर है, इंटरनल हमारे हाथ में। इंटरनल में क्या क्या गया? शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, यूनियंस, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है। यस और नो? उसके बाद एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे नेचुरल फैक्टर है, वेदर, देन उसके बाद में टोपोग्राफिक फैक्टर्स जैसे, और लोकेशंस है, लैंड फॉर्म है, क्लाइमेट है, सॉइल, मिनरल्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल। बस आपने रीड करके इसको छोड़ देना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
सोशल एस्पेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ट्रेंड्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगला ट्रेंड किस चीज़ का आएगा हमें नहीं मालूम। अभी जेंट्स का वेस्टर्न कल्चर का ट्रेंड चल रहा है, पहले पैंट थी, पहले बेल बॉटम पैंट थी, बाद में पेंसिल फिट आ गई, और अब तो चड्डियाँ पहन के घूम रहे हैं लोग। तो ट्रेंड अगला क्या आएगा हमें नहीं मालूम, वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम लोगों की क्या है, तो ट्रेडिशंस हमें नहीं मालूम। अब उसमें क्या चेंज आएगा ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। लॉ में क्या चेंज आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आएगी, जुडिशियरी में क्या चेंज आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिसी, सिस्टम, इन सब में क्या चेंज आएगा ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, ये मेरे कंट्रोल के अंदर के फैक्टर है बेटा। यस और नो, बरोबर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी बड़ी बेटा। एक बच्चा बोल रहा है सर टोपोग्राफिक का मतलब क्या होता है। बेटा टोपोग्राफिक यानी एरिया वाइज, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिक यानी जियोग्राफिकल, क्लियर। जियोग्राफिकल फैक्टर। मुझे एक बात होता, आज के डेट में कोई ईरान, इराक या यूक्रेन में जाकर के बिजनेस कर सकता है क्या? बोलो बेटा। क्लियर। और एक एग्जांपल बताता हूँ टोपोग्राफिकल फैक्टर का मतलब, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना बेटा। जैसे प्लीज़ ध्यान दे दो, आ जाओ एक एग्जांपल बता। एक बच्चे ने बोला टोपोग्राफिकल फैक्टर क्या होते हैं। अब जैसे ध्यान देना, ये कहीं प्लेन ज़मीन है, कहीं ये ऊंचाई है, कहीं ये नीचाई है, तो ये मेरे कंट्रोल में है क्या? यहाँ कोई बिज़नेस थोड़ी डालेगा, बिज़नेस को यहाँ डालेगा, यहाँ भी नहीं डालेगा, एकदम ऊंचाई पे यहाँ भी नहीं डालेगा, यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा। तो ये टोपोग्राफिकल फैक्टर्स है। जियोग्राफिकल, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यस और नो, क्लियर। सो ये कुछ कंट्रोलेबल है, इंटरनल और एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल है। ये सब टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। देन इंटरनल फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल में है, वैल्यू सिस्टम, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम मेरे कंट्रोल में। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का आपने देखा होगा मिशन विजन में लिखा रहता है कि वैल्यू सिस्टम ऑफ द फाउंडर एंड टॉप मैनेजमेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हम लोग बच्चों को पढ़ाने वाले, ये हमारा मिशन है, ये विजन है। वैल्यू सिस्टम्स हमारे कंट्रोल में है, विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव हमारे कंट्रोल में है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमारे कंट्रोल में है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर में रहेंगे, ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद इंटरनल पावर रिलेशनशिप, ये मेरे कंट्रोल में है। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉय, इसको बोलते हैं इंटरनल पावर रिलेशनशिप। यस और नो, क्लियर। उसके बाद आगे आ जाओ बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेस। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका क्या स्किल रहना चाहिए, कितने क्वालिटी, उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके मोरल वैल्यूज़, कमिटमेंट, एटीट्यूड, ये सब मेरे कंट्रोल में है। यस और नो। और ये सब कंट्रीब्यूट करते बिजनेस के स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को कम करते बेटा। यस और नो, क्लियर। तो ये कुछ जनरल बातें यहाँ पे दी है, वैल्यू सिस्टम, विजन मिशन, मैनेजमेंट, इंटरनल पावर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कंट्रोलेबल है, इंटरनल फैक्टर्स है। उसके बाद अदर फैक्टर्स के अंदर में फिजिकल असेट एंड फैसिलिटीज़, जैसे बिजनेस के अंदर में मशीनरीज है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, स्टोर है, देन मार्केटिंग रिसोर्सेस, देन फिनेंशियल फैक्टर्स, ये कुछ अदर फैक्टर्स है बेटा। चल अच्छे से ध्यान देना, बता दो बेटा वन बाय वन, एक एक चीज़ प्लीज़ ध्यान देना। फिजिकल असेट्स एंड फैसिलिटीज़ क्या है बेटा? बेसिकली आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपके बिजनेस में आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ये सब आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, आपके कंट्रोल में इंटरनल फैक्टर्स बोले जाएंगे। फिनेंशियल फैक्टर्स, फिनेंशियल फैक्टर्स क्या है बेटा? आपकी फिनेंशियल पॉलिसीज़ क्या क्या है, पोजीशन क्या है। अच्छा, जब भी मैं फैक्टर बोलूँ तो ये सारे फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यस और नो, क्लियर है? पक्की बात। चलो आगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
ये इंटरनल फैक्टर्स है, फिजिकल असेट, मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड फिनेंशियल फैक्टर्स। देन अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस। आप आपका बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हो, कोविड आ गया, नेचुरल है, यस और नो। बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, ये नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक क्लाइमेट चेंज है, मिनरल्स है, सॉइल है, आप खेती कर रहे हो, वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई है, रिवर्स है, पानी सूख गया है, आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ये सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और इन सारे फैक्टर्स का बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है इसका स्टडी करना, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना। देन नेचुरल रिसोर्सेस, लोकेशन अफेक्ट्स द बिजनेस। सेम बिजनेस अगर मैं रेड लाइट एरिया में चालू करूँ फिजिकल क्लास, तो कोई बच्चा आएगा क्या? ना बाबा, रेड लाइट एरिया है, गंदा एरिया है, गंदे लोग हैं, नहीं चालू करने का उधर। तो लोकेशन भी बिजनेस का अफेक्ट करती है क्या? देन मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर एंड वाटर फ्यूल। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सप्लायर देगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्किल्ड लेबर मिलना नहीं मिलना मेरे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल है, अनकंट्रोलेबल है। वाटर फ्यूल मेरे हाथ में नहीं है, सरकार से अवेलेबिलिटी हुई तो होगा। देन माइनिंग कोल, बिजनेस लाइक माइनिंग कोल, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर। तो ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो हम लोग वो सारे फैक्टर्स देख रहे हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। हम लोग वो सारे फैक्टर्स देख रहे हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, यस और नो। देन आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या है बेटा, बताओ तो? चिड़िया खत्म हो रही है, शेर कम हो रहे हैं, जो भी आपका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द नेचर। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो नेचुरल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने अभी अभी क्या देखा? नेचुरल एनवायरनमेंट। अगला है सोशल एनवायरनमेंट, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में ही आएगा। सोशल एनवायरनमेंट ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या होता है बेटा सोशल एनवायरनमेंट? सोशल फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, है ना, धंधा, ऑक्यूपेशन, इनकम, एटीट्यूड एंड सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट्स द बिजनेस। आपके सोशल रिलेशंस कैसे है, आपका एजुकेशन कितना है, या फिर जो आपका कस्टमर है अगर वो एजुकेटेड है तो आपका माल लेगा नहीं लेगा। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। सोशल एस्पेक्ट में लिटरेसी है, एजुकेशन है, कल्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ट्रेंड्स क्या चल रहा है। फास्ट फूड का ट्रेंड है तो कोई अगर आज के तारीख में हेल्दी फूड की दुकान डालेगा, चलेगा क्या? नो। जिम का ट्रेंड है और अगर कोई इंसान बोलेगा कि यार नो मैं जिम नहीं, मैं आपको क्या कहते हैं तो डांस सिखाऊंगा, ताज़ी हवा कैसे लेते वो सिखाऊंगा, योगा सिखाऊंगा, जिम का ट्रेंड है तो भैया जिम का बिजनेस ही स्टार्ट करो। हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड है, जिम का बिजनेस स्टार्ट करो। देन वैल्यूज, कस्टम्स, इथिक्स, बिलीव्स हेल्प्स इन द बिजनेस टू मीट द कस्टमर नीड। देन ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस अफेक्ट द सेल्स। देखो दिवाली के समय मिठाई का सेल्स बढ़ जाता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है। सोशल एनवायरनमेंट का आपने स्टडी करना है। समर सीजन में आम बेचने का बिजनेस स्टार्ट करो, आइसक्रीम बेचने का बिजनेस स्टार्ट करो। विंटर के अंदर में क्या कहते हैं तो आपके वो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट करो। रेनी सीजन में अम्ब्रेला बेचने का बिजनेस स्टार्ट करो, यस और नो। तो सोशल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपने आपके बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। वैल्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए, ट्रेडिशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं, यस और नो। तो ये कुछ पॉइंट्स है सोशल एनवायरनमेंट के, यस और नो। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट हमने देखा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया में जो अफेक्ट करता है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट्स द बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? लेजिस्लेचर, पावर ऑफ लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी। गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को, जी हाँ। जुडिशियरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बेटा, जी हाँ बिल्कुल अफेक्ट करते हैं, बरोबर। काफ़ी सारी ऐसी केसेस आ जाती है, प्लीज़ ध्यान देना, जिसका जुडिशियरी ने कुछ डिसीजन दिया है
तो उसके बाद इन्होंने जो डिसीजन दे दिया वो ही क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, वो ही क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, पॉलिसी अफेक्ट्स द बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस अफेक्ट करती है। तो ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है बेटा। और स्टेबल गवर्नमेंट आपके बिजनेस को अलग कॉन्फिडेंस देगी। अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही थी, आपके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है उसका। इसीलिए चेंजिंग गवर्नमेंट आपके बिजनेस, देखो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपका कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी डाउन होता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस के ऊपर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। यस और नो? सो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड्स द प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि भैया आप यहाँ पे बहुत बड़ा डैम बनाना है, यहाँ पे रास्ते बनाने हैं, ये सिटी को, अपने विलेजेस को सिटीज़ में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ के बिजनेस बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, लोग यहाँ नए शिफ्ट होंगे, किराना दुकान का बिजनेस बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारी ऐसे फैक्टर्स है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सारी जनरल बातें बस अच्छे से समझना है। सोशल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, नेचुरल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे से ध्यान देना, क्या है बेटा, कोई भी बिजनेस का सर्वाइवल डिपेंड्स करता है उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब डिमांड सप्लाई, जिस चीज़ में आप धंधा कर रहे हो उस चीज़ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, उस बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। आप आज के अभी आप इस सीज़न में, अगर दिवाली का सीज़न नहीं, आप पटाखे बेचने का बिजनेस स्टार्ट करोगे, बोलो उसके लिए डिमांड है क्या, नो, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा कि नहीं, यस। तो while starting or while taking decisions for your business you have to consider the economic environment। उस चीज़ से रिलेटेड डिमांड सप्लाई है कि नहीं है, बरोबर है। सो जब भी आप बिजनेस के डिसीजन लो तो आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ड ऑन द जीडीपी, पर कैपिटा इनकम क्या है वो लोगों का जिस एरिया में आप धंधा करना चाहते हो, फॉरेन ट्रेड, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करना है, उसी के बाद आपने आगे बढ़ना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्या होता है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बोलो बेटा, इसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो ये बिलीव करती है कि प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। इसलिए काफ़ी लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानने वाले लोग बोलते हैं कि भारत में रेलवे प्राइवेट कर दो, लेकिन भारत सरकार रेलवे को प्राइवेट कर रही है क्या, नो। यूएस के अंदर में है, रेलवे भी प्राइवेट किया हुआ है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या कहना है बेटा, बताओ तो। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज एंड ओन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट है। ये बोलता है भैया प्राइवेटाइजेशन कर दो, ये बोलता है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में कर दो, और मिक्स में कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट जॉइंटली करेंगे। ये समझ में आए तीनों इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि सब कुछ प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दिया तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सोचो आज अगर प्राइवेट बैंकें नहीं होती तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी जगह मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, मुझे पता नहीं है, काफ़ी माज रहता है उन लोगों को। सोचो अगर प्राइवेट बैंकें नहीं होती तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के डील करना पड़ता आपको हर चीज़ के लिए, और सादा अकाउंट भी ओपन करना है तो 15 दिन लग जाते। यस और नो, क्लियर है। सोशलिस्ट कहते हैं सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दे दो, और मिक्स वाले बोलते हैं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्राइवेट। तो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है हाल फिलहाल में, क्लियर। चलो आगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आई थिंक ये वाली स्लाइड रिपीट हो गई है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। ये जो आप अभी लेक्चर देख रहे हो ना मेरा, दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज फॉर द प्रोडक्शन और यूज फॉर गिविंग सर्विसेज। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको आपके बिजनेस का स्टडी करने के पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद डिसीजन लेने पड़ेंगे। रिसर्च इज डन फॉर द इनोवेशन एंड द प्रोडक्ट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहता है रिसर्च करो, नए नए प्रोडक्ट के अंदर में आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें नए नए इनोवेशंस करो। बिजनेस शुड एडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग है,
एटीएम है, सोचो एटीएम नहीं रहता तो 10 रुपये भी 100 रुपये भी निकालना है तो बैंक में लाइन में जाके खड़ा रहना पड़ता। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिजिटल इंडिया, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तो देन है। क्लियर? देन उसके बाद है बेटा आपका लीगल एनवायरनमेंट। क्या है बेटा लीगल एनवायरनमेंट? आप सभी को एक चीज बता दो, बिजनेस इन अ कंट्री कैन बी स्टार्टेड, रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड, एक्सपांडेड और बंद करना है तो ये सब विद इन लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। मतलब क्या? अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो लीगली स्टार्ट करो, बिजनेस को चलाना है लीगली चलाओ, कंट्रोल करना है लीगली कंट्रोल करो, बंद करना है लीगली बंद करो, एक्सपांड करना है लीगली एक्सपांड करो। तो लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सोचो आपने कोई शॉप से माल खरीदने के लिए पैसे एडवांस दे दिए और कल जब आप शॉप पे जा रहे हो बोल रहे हो जा भैया मैं पैसा नहीं देता और माल भी नहीं देता, तो आप क्या करोगे? आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जा करके केस करोगे। किसी इंसान ने आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया, कंज्यूमर फोरम में जाके केस करोगे। कोई आपको बिजनेस चालू नहीं करने दे रहा है, कंपटीशन एक्ट के तहत केस करोगे। इंडस्ट्री में कोई वर्कर को सैलरी वेजेस नहीं मिल रहे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत केस करोगे। सो बिजनेस मैनेज होते हैं शुड हैव, और बिजनेस मैनेजर्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द बिजनेस। आपका बिजनेस जिस किसी एरिया में काम कर रहा है उस एरिया से रिलेटेड जो भी लॉज है, इंडस्ट्री है, आपका किराना दुकान है, पार्टनरशिप फर्म है, एनपीओ है, जो कुछ है, आपको वहाँ के लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए बिजनेस इन एनी कंट्री कैन बी स्टार्ट, कैन बी एंड, कैन बी कंट्रोल, कैन बी रेगुलेट बाय द लीगल एनवायरनमेंट। सर हम लोग क्या देख रहे हैं बाय द वे? हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी एनवायरनमेंट है, जैसे लीगल, सोशल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे एनवायरनमेंट का स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद है बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होती है बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? ये 1991 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जस्ट पहले इंट्रोड्यूस किया था। 24 जुलाई को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी कहते हैं इसको। सो लिबरलाइजेशन क्या था बेटा? रिड्यूस द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन अप फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। पहले बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं था, बाद में लिबरलाइजेशन आ गया, थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया। जैसे आपको आपके मम्मी पापा ने बोल दिया चल ठीक है आज तक तू रोज शाम में 7 बजे घर पे आता था, अब 10 बजे तक आ सकता है, छूट दे दी, लिबरलाइजेशन, फ्री हैंड दे दिया। इनेबल्स द इजी एंट्री फॉर द फॉरेन बिजनेस इन इंडिया। पहले फॉरेनर्स इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करना मुश्किल काम था, बट बाद में लिबरलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद इजी एंट्री कर दिया। क्या हुआ लिबरलाइजेशन में? क्या क्या आया? अबोलिशिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले लाइसेंस लगता था हर चीज़ के लिए, काफ़ी सारे बिजनेस के लिए लाइसेंस लगता था, वो हटा दिया। अबोलिश यानी ख़त्म कर दिया, अबोलिशिंग यानी ख़त्म करना। रिड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट। पहले आप काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर जाता था, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होती थी, बट बाद में रिड्यूस कर दिया काफ़ी रेस्ट्रिक्शन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से। रिफॉर्मेशन ऑफ द फिनेंशियल सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया, काफ़ी सारी बैंकें आ गई फिनेंशियल सिस्टम में। रिड्यूस कंट्रोल ऑन द फॉरेन एक्सचेंज। पहले आपके पास जो भी डॉलर्स होते थे आप उसमें से इतने डॉलर का ही, आप मैक्सिमम इतने ही रुपए का डॉलर खरीद सकते थे, आप ज़्यादा डॉलर नहीं खरीद सकते थे क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, रुपए की वैल्यू कम होती है जैसे जैसे आप डॉलर खरीदते हो, तो वो भी कंट्रोल रिड्यूस कर दिए। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्रीडम टू फिक्स प्राइजेस, आप आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की प्राइजेस फिक्स कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन में क्या है? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया और प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ा दिया। अब सिर्फ रेलवे पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी टूरिज्म प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, टूरिज्म गवर्नमेंट भी कर सकती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है आपको पता है वहाँ की हालत देख लो कितनी बुरी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी ज़्यादा फायदेमंद है, एचडीएफसी में ज़्यादा अच्छी सर्विस है प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से। मेनी गवर्नमेंट सेक्टर बी सोल्ड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। बीच में चल रहा था बीएसएनएल को भी सेल कर देते, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे उठा लिए। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहती है। एचडीएफसी बैंक में जाओ, पानी भी पूछेंगे, चाय भी पूछेंगे, अकाउंट ओपन करके देंगे, फटाफट काम करेंगे, एफिशिएंसी अच्छी है। लेस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, सरकारी बैंकों में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है, एचडीएफसी में कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है। इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या?
जैसे आप अकाउंटेबल हो आपके मम्मी पापा के लिए, आपने दिन भर क्या किया आपको बताना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हर एक एम्प्लॉय अकाउंटेबल है। सरकारी एम्प्लॉय किसको अकाउंटेबल है? वो आएगा, टाइम देखेगा, टाइम खत्म हो गया, घर चला जाएगा, अकाउंटेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में अकाउंटेबिलिटी है एंड कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन भी है, जो कि सरकारी अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में रहेगा बेटा। यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। प्राइवेटाइजेशन के अंदर में क्या किया जाता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यस और नो? जैसे रिड्यूस द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड इंट्रोड्यूस द कंपटीशन इन रिजर्व्ड एरिया। पहले बैंक सिर्फ सरकार के हाथ में थी, बाद में बैंकों के अंदर में सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, कंपटीशन बढ़ गई, सर्विस अच्छी होने लगी। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जहाँ पे जो पीएसयू थी पब्लिक सेक्टर, उसके अंदर में प्राइवेट प्लेयर को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, आप भी शेयर्स ले सकते हो, अब सब पब्लिक के हाथ में नहीं है, आप भी कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस थ्रू एमओवी सिस्टम। एमओवी सिस्टम क्या होता है बेटा? एनीबडी? एमओवी सिस्टम सुना है काफ़ी बार आप लोगों ने, एमओवी सिस्टम। एमओवी एनीबडी? सॉरी, एमओवी नहीं, एमओयू। एमओवी नहीं, एमओयू। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। काफी बार दो लोग जब बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं तो उनके बीच की टर्म्स एंड कंडीशन एक पेपर पे लिखवा लेते हैं, दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको बोलते हैं एमओयू सिस्टम। प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आया, सरकारी डिपार्टमेंट में कहाँ एमओयू सिस्टम था? बरोबर है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? सो ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आया, पहले नहीं था। देन ग्लोबलाइजेशन, दुनिया छोटी होती जा रही है। पहले इंसान सिर्फ एक एरिया में धंधा करता था, फिर उसके बाद दूसरे सिटी में धंधा शुरू करना कर दिया, उसके बाद दूसरे स्टेट में धंधा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद अब तो वो दूसरे देश में भी धंधा कर रहा है। बताओ, एक एरिया से, एक सिटी में से दूसरे स्टेट में से दूसरे कंट्री में। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। बाउंड्री लेस वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी थ्रू across the country, flows of the information, flows of the idea, flows of the technology, flows of the goods and services, flows of the capital। एक देश से दूसरे देश में पैसा लगा सकते हैं, फ्लोज ऑफ द कैपिटल। एक देश से दूसरे देश में गुड्स और सर्विसेज दे सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, फाइनेंस दे सकते हैं, लोग जा आ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स मिनिमाइज टैरिफ। टैरिफ ये क्या होता है बेटा? टैरिफ है ना, ये तरह तरह के टैक्सेस थे, तरह तरह की प्रोसीजर्स थी, ये कम कर दी। रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट्स, पहले आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अगर किसी के पास कोई स्किल, कोई आइडिया, कोई गुड्स या कोई सर्विस है, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकता है। पतंजलि भी अपना माल दुबई में बेच रहा है। लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ, राइट? क्लियर है? उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या है बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का? बताओ, एनीबडी? सबसे पहले ग्लोबल एग्रीमेंट आने लगे इन ट्रेड। अगर आप इंडिया में बैठे हो, फॉरेन के किसी इंसान के साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, परमिशन है। स्प्रेडिंग द मार्केट फैल रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, आप माल बेच सकते हो, खरीद सकते हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड सेम हो रही है, तकलीफ नहीं आती। देखो, पूरी दुनिया एक विलेज हो रही है, मतलब आप कहीं से भी कहीं पे भी माल, सर्विसेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। देन एंड ऑफ फिजिकल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, बिल्कुल सही हो रहा है, ग्लोबल विलेज हो रही है। कस्टमर्स आर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिज़ाइन, वैल्यू। फिर वो कहीं से भी मिलो, इंडिया से मिलो, पाकिस्तान से मिलो, दुबई से मिलो, कहीं पे भी बेचो, हमें बस क्वालिटी, प्राइस, डिज़ाइन, वैल्यू से मतलब है। बाकी कोई भी बेचो, इंडिया वाला बेचे, फॉरेनर बेचे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट मतलब पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भारत से रिलेटेड ही था। अब भारत का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है कि चाइना के साथ,
यूएस के साथ, जापान के साथ इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वो सारी कंट्रीज़ में माल खरीद रहे बेच रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे बेच रहे हैं। एंड इंक्रीज द ट्रेंड टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, क्योंकि जब भी आपको यहाँ से फॉरेन में आम बेचना है इंडिया का, तो अच्छे क्वालिटी का आम ही बेचोगे। सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर में क्वालिटी की अश्योरेंस नहीं है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। यस और नो? क्लियर? सो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्रीडम टू डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज भारत का आदमी कहीं पे भी धंधा कर सकता है। रिड्यूस डिस्टेंसेज बिटवीन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट में बेचो, इंटरनेशनल मार्केट में बेचो। डायरेक्ट फॉरेनर का पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट आप फॉरेन से पैसा इधर बुलवा सकते हो, इधर से उधर भेज सकते हो। एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो टेक्नोलॉजी जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये इंडिया की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी है। देन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, चाइना से भी माल बुलवा सकते हो कि नहीं आप ऑनलाइन ऑर्डर करके। देन इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिससे कंपटीशन बढ़ी है, तो अच्छी बात है कस्टमर के लिए, कंपटीशन रही तो हर कोई अच्छी सर्विस देगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। सर आपके बाजू वाला तो ये दे रहा है, आप ये दो, हमें तो वो सर्विस दे रहा है, हमें आफ्टर सेल सर्विस मिल रही। चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नीड फॉर चेंज, नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट एंड नीड ऑफ एक्सपर्टाइज। ये कुछ इम्पैक्ट है नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। एक्सपर्टाइज हर किसी को, पहले क्या होता था, एक ही डॉक्टर हार्ट का इलाज करता था, वही डॉक्टर घुटने का, लेकिन अब हर चीज़ में एक्सपर्टाइज चाहिए। हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट। ये सब क्यों हो रहा है? नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कस्टमर और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, कस्टमर चेंज हो रहे हैं, हर किसी को चेंज चाहिए। पहले हर कोई अमिताभ बच्चन की मूवी देखता था, आज वो उसे इमरान हाशमी है ना, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, है ना, हर किसी की मूवी पसंद आ रही है। नीड फॉर चेंज, नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। नई इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमें नए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, मोनोपोली थी, सेलर का मार्केट था, सेलर जो बोलेगा वैसा माल मिलेगा भैया। पर अब क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है, कस्टमर जैसा बोलेगा वैसा माल देना पड़ेगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चे, यस और नो? ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटू सा चैप्टर है, सारी चीज़ें इसी में कवर्ड है। 100% चीज़ें हमने इसी के अंदर में कवर करके रखी है, यस और नो? कुछ बातें समझ में आई? सिंपल है चैप्टर। एक बार आपको फिर से चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें वापस बताता हूँ, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे दो। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, ध्यान देना। क्या है बेटा, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी फैक्टर्स है, आपके बिजनेस के इर्द गिर्द, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर, आजकल ट्रेंड वेस्टर्न कल्चर का बढ़ रहा है। सोशल फैक्टर, जीन्सों की दुकानें बढ़ गई, जीन्स का बिजनेस बढ़ गया। पॉलिटिकल फैक्टर, बीजेपी की सरकार आ गई है ना, पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो ऐसे बिजनेस जिसके अंदर में बीजेपी इंटरेस्टेड है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लीगल फैक्टर, धारा 144, होटल टूरिज्म बंद हो गए, मेडिकल बहुत बढ़ गया, इम्पैक्ट हुआ कि नहीं लीगल फैक्टर का। टेक्नोलॉजिकल, ऑनलाइन एजुकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, कोरोना, यस और नो? तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे फैक्टर्स है, और ये सारे फैक्टर्स को मैं मिला दूँ तो मुझे मेरा क्या बन जाएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आपके बिजनेस के इर्द गिर्द जो भी फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स का स्टडी यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी, वो सारे फैक्टर्स का स्टडी यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी। अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो इंट्रोडक्शन, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं हाँ आज। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर में जनरली एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स का अच्छा इम्पैक्ट है, कुछ फैक्टर्स का बुरा इम्पैक्ट है, तो वो सारे फैक्टर्स का स्टडी करना ज़रूरी है। सो मुझे अगर होटल इंडस्ट्री डालना है तो मैं सोचूंगा कोविड के पीरियड में नहीं डालना चाहिए, ऑनलाइन कुछ चालू करना चाहिए। ऑनलाइन जोमैटो, स्विगी कितने बड़े कोविड के पीरियड में, यस और नो? उसके बाद
क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी, ये हमने देखा, वाई बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी इज इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स है उसके पीछे, इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये हेडिंग आपके आंसर में आने चाहिए। देन टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल में नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये डिटेल में आपको नहीं है, बस इतने नाम ध्यान रखना, ये आपको डिटेल में नहीं है बेटा। देन इंटरनल फैक्टर्स, ये कंट्रोलेबल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोलेबल नहीं है, एक्सटर्नल में नेचुरल है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर में, अच्छा स्लाइड रिपीट हो गई, टेक्नोलॉजिकल है एंड लीगल है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या आई है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर में पब्लिक सेक्टर से और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम करके प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम करके प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दो धंधे के अंदर में। इसीलिए देखो प्राइवेट बैंकें आज भी अच्छा कर रही है सरकारी बैंकों से। इसीलिए टूरिज्म के अंदर में रेलवे से ज़्यादा बाकी सारे टूरिज्म वाले चलते हैं, यस और नो। देन प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली बाउंड्रीलेस वर्ल्ड, टैरिफ्स कम हो गया, एंटी एक्सपोर्ट्स, जो पहले हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, पहले हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कर सकते थे, सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो अच्छी चीज़ है हमारे लिए। ये कुछ बातें बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारा छोटू सा और एक सिंपल चैप्टर था बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है, पक्की बात, डन, ऑल सेट, ग्रेट।